नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आयुष्मान भारत को लेकर पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया है। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार। प्रधानमंत्री ने कहा, आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम बना। पीएम नरेंद्र मोदी ने मेडिकल स्टाफ की भी सराहना की है और पीएम मोदी ने लिखा, मैं हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आयुष्मान भारत से जुड़े सभी लोगों की सराहना करता हूं। उनके प्रयासों से इस दुनिया का सबसे बड़ा इसे स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम बना दिया गया। इस पहल ने कई भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों और दलितों का विश्वास जीता है। आगे भी पीएम मोदी ने लिखा कि हर भारतीय को गर्व होगा कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को पार कर चुकी है। 2 साल से भी कम समय में इस पहल का इतने लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं सभी लाभार्थियों और उनके परिवारों को बधाई देता हूं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं। तो 2 ट्वीट किए हैं प्रधानमंत्री ने और 2 ट्वीट में उन्होंने ये दोनों ही बातें कही हैं। 1 करोड़ के पार पहुंच गई है संख्या, इसकी जानकारी दी है। हर भारतीय को गर्व है और दुनिया का ये सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम बन गया है। इस बात की भी जानकारी प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई और देशवासियों को शुभकामनाएं दी गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह ट्वीट किए गए। ट्वीट करके एक जो 2 अहम जानकारियां हैं, पहली ये कि महज 2 सालों के अंदर 1 करोड़ की संख्या पार कर चुकी है लाभार्थियों की। ये एक बड़ा सिस्टम बन चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम प्रोग्राम बन चुका है। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री ने दी। खासतौर से डॉक्टर्स, नर्सेज, स्वास्थ्य कर्मियों, इन सभी को शुभकामनाएं देते नजर आए, बधाई देते नजर आए, धन्यवाद ज्ञापित करते नजर आए। साथ ही साथ पूरे देश को गर्व महसूस कराने का एक अद्भुत पल बताते नजर आए। तो डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। आपको बता दें 22 मई को कार्यभार संभाल सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। जापान के डॉक्टर हिरोकी नकाटनी की जगह बोर्ड में बनेंगे अध्यक्ष। 34 सदस्यीय बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। 194 देशों ने भारत के प्रतिनिधित्व प्रस्ताव पर सिग्नेचर किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जल्द ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने वाले हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक भारत में कोरोना से लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हर्षवर्धन कार्यभार 22 मई को संभाल सकते हैं। वो जापान के डॉक्टर हिरोकी नकाटनी की जगह बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को डब्ल्यूएचओ की 34 सदस्यीय वाले बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और आपको बता दें कि जापान के डॉक्टर नकाटनी की जगह लेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। फिलहाल आपको बता दें कि 194 देशों ने भारत के प्रतिनिधित्व प्रस्ताव पर सिग्नेचर किए हैं, सहमति जताई है। तो डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। और आपको बता दें 22 मई को कार्यभार संभाल सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। तो कोरोना संकट में दिल्ली के लिए एक राहत की खबर है कि दिल्ली में कोरोना से उबरने की दर 3 गुना तक बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी सरकार के प्रयासों से संक्रमण के मामले में कमी आई। 1 महीने में संक्रमण की जांच में 6 गुना की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान संक्रमण के मामले सिर्फ 5 गुना ही बढ़े हैं। राजधानी में संक्रमण से पीड़ित 45% लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण है। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर लेकिन एक जो राहत की खबर यह है कि रिकवरी रेट बढ़ रही है और इस दौरान केवल संक्रमण के 5 गुना ही मामले बढ़े हैं। तो राजधानी में संक्रमण से पीड़ित 45% लोग अब ठीक हो चुके हैं और तेजी से ये जो दर है ये बढ़ रही है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, जिससे कि ये जरूर अब दिल्ली के लोगों के लिए राहत की खबर है कि आप अगर जो संक्रमित का एक आंकड़ा बढ़ा है तो साथ ही साथ रिकवरी की भी रेट बढ़ रही है और रिकवर हो रहे लोगों की संख्या भी ज्यादा होती जा रही है। अब तक अगर देखें संक्रमित हुए लोगों में से 45% ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 1 महीने में संक्रमण की जांच में 6 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान संक्रमण के मामले सिर्फ 5 गुना ही बढ़े हैं। तो 1 जून से पटरी पर दौड़ेंगी 200 नॉन एसी ट्रेन। जल्द शुरू हो जाएगी नॉन एसी ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आईआरसीटीसी वेबसाइट के जरिए ट्रेनों की बुकिंग होगी। जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी ट्रेनों की सूचना। और श्रमिक और 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद रेलवे का एक दूसरा फैसला यह है। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने ट्वीट किया है, राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि जो श्रमिक रास्ते में हैं उन्हें राज्य सरकारें मेन लाइन रेलवे स्टेशन के नजदीक पंजीकृत करें और इसकी लिस्ट रेलवे को दें, जिससे कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन द्वारा उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने में तेजी से काम किया जा सके। फिलहाल आपको बता दें कि इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त भारतीय रेल 1 जून से प्रतिदिन 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने जा रहा है, जो कि गैर वातानुकूलित सेकंड
श्रेणी की ट्रेनें होंगी और इन ट्रेनों की बुकिंग ऑनलाइन की उपलब्ध होगी। ट्रेनों की सूचना शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आईआरसीटीसी ने यह ट्वीट किया और कल रात रेल मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई कि 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो वो तमाम लोग जो कि तमाम जगहों पर फंसे हुए हैं और लगभग 50 दिन से ज्यादा इस लॉकडाउन को हो चुके हैं। लॉकडाउन का चौथा फेज चल रहा है और ऐसे में धीरे धीरे पटरी पर जिंदगी आए, सरकार इसके लिए लगातार कोशिशें कर रही है। तमाम लाखों की संख्या में लोग हैं जो कि सड़कों पर इस वक्त हैं या कहीं पर फंसे हुए हैं, जिन्हें अपने अपने घरों की तरफ, अपने अपने गंतव्यों की तरफ जाना है। और सरकार को यह चाहिए कि ऐसे में ट्रेन ही एक ऐसा रास्ता हो सकता है जहां बड़ी संख्या में लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। तो ऐसे में ट्रेनें चलाई जाएंगी। 200 नॉन एसी हर दिन ट्रेनें चलेंगी और इन ट्रेनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग होगी। आईआरसीटीसी लगभग 7 दिन पहले यानी कि 1 जून से शुरू होगा तो 23 या 24 तारीख के आसपास इसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसके बाद आईआरसीटीसी ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। तो 1 जून से 100 जोड़ी यानी कि 200 सवारी रेलगाड़ियां रोजाना चलाने का फैसला है। नॉन एसी सेकंड क्लास की ट्रेन के लिए ऑनलाइन बुकिंग होगी। इस ट्रेन सेवा का फायदा देश के सभी नागरिक उठा सकेंगे। ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। रूट और ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग की जानकारी जल्द ही आईआरसीटीसी साझा करेगा। रेल मंत्री ने राज्य सरकारों से श्रमिकों की मदद करने का आग्रह भी किया है। तो वहीं फंसे हुए श्रमिकों का नाम रजिस्टर कर सूची नजदीकी मेनलाइन स्टेशन के पास रेलवे को दें। 2 दिनों के अंदर श्रमिक का स्पेशल ट्रेन की संख्या दोगुनी करने का फैसला भी किया है। और आपको बता रहे 1 जून से 100 जोड़ी यानी कि 200 सवारी रेलगाड़ियां रोजाना चलने का फैसला होगा। नॉन एसी ट्रेनें यह होगी। तो इन ट्रेन सेवा का फायदा देश के सभी नागरिक उठा सकेंगे। रेल विभाग के बड़े फैसले कुछ हैं ये। रूट और ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग की जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। तो फंसे हुए श्रमिकों का रजिस्टर कर सूची नजदीकी मेनलाइन स्टेशन के पास रेलवे को दें। 2 दिन के अंदर श्रमिक स्पेशल ट्रेन की संख्या दोगुनी करने का फैसला भी किया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको दे दें। अम्फान चक्रवात को लेकर हाई अलर्ट है। आज उड़ीसा के तट से टकरा सकता है अम्फान चक्रवात। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में तैयारियां पूरी हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में रफ्तार से बढ़ रहा है। ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया। तूफान के खतरे को देखते हुए उड़ीसा में 1704 कैंप बनाए गए हैं। 1,19,075 लोगों को तटीय इलाकों से दूर ले जाया गया है। अम्फान तूफान अब से कुछ ही देर बाद ये तट से टकराएगा। उड़ीसा और उड़ीसा से लगे तमाम राज्यों की सीमाओं पर इसका असर दिखेगा। उड़ीसा के आसपास ये टकराएगा और उसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जिस पर इसका असर दिखेगा। आंधी, तूफान, तेज बारिश के आसार नजर आएंगे कई दूसरे राज्यों में भी। उत्तर पश्चिम दिशा में रफ्तार से बढ़ेगा ये तूफान। तो आज उड़ीसा के तट से टकरा सकता है अम्फान चक्रवात। आपको बता रहे ये एक सुपर साइक्लोन में भी कन्वर्ट हो सकता है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में इसका असर दिखेगा। उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में रफ्तार से बढ़ रहा है। ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया। 1704 कैंप बनाए गए। 1,19,075 लोगों को फिलहाल कैंपों में ले जाया गया है। तटीय इलाके जितने भी हैं उन सबको खाली करा दिया गया है क्योंकि ये सुपर साइक्लोन के तौर पर टकराएगा और उसके बाद तेज हवाएं, तूफान यहां पर दिखाई देगा। इससे पहले अम्फान से पहले एक पिछले साल फानी तूफान आया था जिसने एक बड़ा नुकसान किया था। फिलहाल अम्फान तूफान भी उतनी ही गति का बताया जा रहा है। इसके बाद ये अम्फान चक्रवात उड़ीसा के तट पर टकराएगा जिससे कि आसपास के कई राज्य भी प्रभावित होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। बस विवाद पर बोले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। आपदा के समय घिनौना मजाक किया है। लिस्ट की 450 बसें फर्जी पाई गई हैं। 298 बसों का फिटनेस तक नहीं है। मदद करना चाहते हैं तो सीधे कहना चाहिए था राजस्थान में मजदूरों की मदद करे कांग्रेस। दिनेश शर्मा ने कहा कांग्रेस ने राजस्थान की बसें क्यों भेजी हैं? काम करें या राजनीति संकट में उलझे हैं? पूरे मामले में कांग्रेस सरकार और प्रवासियों से माफी मांगे। ये डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम की तरफ से आज सुबह कहा गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कांग्रेस के ऊपर निशाने साधे और कहा कि जिस तरीके की बसें भेजी हैं किसी का मेंटेनेंस नहीं है, कोई दुरुस्त नहीं है। ऐसे में उन बसों को चलाने की परमिशन सरकार नहीं दे सकती क्योंकि उनसे जो बड़ा खतरा पैदा होगा, अगर कहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं बसें तो उसका जिम्मेदार फिर सरकार होगी। ऐसे में सरकार इनको परमिशन नहीं देगी और मजदूरों की जान खतरे में नहीं डालेगी। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया है। बस विवाद को लेकर मायावती का यह ट्वीट है कि बीजेपी कांग्रेस से राजनीति कर रही है। कांग्रेस को ट्रेन से टिकट लेकर इनको घर भेजना चाहिए।
मायावती ने लिखा, पिछले कई दिनों से प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने के नाम पर खासकर बीजेपी और कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से घिनौनी राजनीति की जा रही है, यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ऐसा तो नहीं ये पार्टियां आपसी मिलीभगत से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके इनकी त्रासदी पर से ध्यान बांट रही हैं। आगे मायावती ने लिखा कि अगर ऐसा नहीं है तो बसपा का कहना है कि कांग्रेस को श्रमिक प्रवासियों को बसों से ही घर भेजने में मदद करने पर अड़ने की बजाय इनका टिकट लेकर ट्रेनों से इन्हें इनके घर भेजना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए तो ये ज्यादा उचित और सही होगा। जबकि इन्हीं सब बातों को खास ध्यान में रखकर बसपा के लोगों ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से प्रचार और प्रसार के चक्कर में ना पड़कर बल्कि पूरे देश में इनकी हर स्तर पर काफी मदद की है। अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की तरह इनकी मदद की आड़ में कोई घिनौनी राजनीति नहीं की है। साथ ही बसपा की कांग्रेस पार्टी को यह भी सलाह है कि अगर कांग्रेस को श्रमिक प्रवासियों को बसों से ही अपने घर में वापसी की मदद करनी है, अर्थात ट्रेनों से नहीं करनी है, तो फिर इनको अपनी अपनी ये सभी बसें कांग्रेस शासित राज्यों में श्रमिकों की मदद में लगा देनी चाहिए, तो यह बेहतर होगा। तो वहीं कोरोना महामारी से जूझ रहे प्रयागराज के व्यापारियों के लिए आज का दिन खुशियों लेकर आया है। आपको बता दें, 58 दिनों के बाद प्रयागराज प्रशासन ने 3 जगहों की मार्केट को खोलने का आदेश दिया। प्रशासन से आदेश मिलते ही दुकानों को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया। फिलहाल जिला प्रशासन ने जिले के प्रमुख 3 बाजारों में ट्रायल के रूप में 4 दिनों को खोलने का निर्णय लिया। इन 3 प्रमुख बाजारों में स्थिति को देखकर प्रशासन व्यापारियों के साथ फिर मीटिंग करेगी। उसके बाद प्रयागराज के व्यापार की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल जिन 3 मार्केट को खोला गया उन मार्केट के व्यापारियों ने विधिवत पूजा अर्चना करके नारियल फोड़कर अपनी दुकानों के शटर खोले हैं। प्रयागराज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हम सभी को बहुत धन्यवाद देते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को, कि जिन्होंने बहुत ही कम संक्रमण के बाद हमारे देश को बचाते हुए, सब प्रदेश को बचाते हुए हमें आज व्यवसाय करने का फिर से अवसर दिया है। और कि बहुत दिन बाद ये शुरुआत हुई तो हम लोगों ने कहा कि वैदिक रीति रिवाज के साथ एक हवन कराकर, प्रॉपर पूजा कराकर हम लोग व्यवसाय की पुनः शुरुआत करें। इसमें 2 बातें छुपी हुई हैं, एक तो व्यवसाय वृद्धि हो, जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो, दूसरा कोरोना से भी हमारे देश को, प्रदेश को मुक्ति मिले और ये संक्रमण जल्दी ही हमारे यहाँ से जाए। हम लोग पूरी एहतियात के साथ नियम कानून को पालन करते हुए मास्क लगाकर, सैनिटाइज करके, ग्लव्स पहन के और क्लीनिंग करके व्यवसाय को चलाने का संकल्प लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा व्यवसाय वापस पुनः अपनी गति को प्राप्त करे। अब क्योंकि जब केंद्र सरकार की और सारे राज्यों की गाइडलाइंस आ गई हैं तो उन्होंने हम लोगों को जो है एक चरण में जो है पहले सिविल लाइन्स को खोलने की अनुमति दी। इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज करीब 59 डेज से बाजार बंद था और लोगों के अंदर त्राहिमाम की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। तो इस वजह से हम लोगों को ऐसा लगा है कि दुकान खोलने का ये जो निर्णय है ये दोनों तरीके से, ये जान को जोखिम में भी डालना नहीं और अर्थव्यवस्था दोनों को चलाना है। तो हम लोग इसका बहुत बड़ा पुनः जो है स्वागत करते हैं जो है डिसीजन का, और जो है चाहते हैं कि आगे हमारे पब्लिक आराम से बाज़ार के अंदर आए और जो है सैनिटाइजिंग का पूरा ध्यान रखते हुए ग्राहक जो है दुकानदार के साथ जो है सामान खरीदे और इससे जो है हमारी अर्थव्यवस्था भी सही हो। कौशाम्बी जिले की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जिले की सीमा कनवार बॉर्डर पर पुलिस चेकपोस्ट बना है, वहीं सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है, तभी उनको जिले की सीमा के अंदर आने दिया जा रहा है। तो सरकार के आदेश के आने के बाद की बाहर के राज्यों से जो प्रवासी आ रही हैं, अगर वो ट्रक, ट्रेलर या पैदल आ रहे हैं तो उनको बसों के जरिए भेजा जाए। इसी आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने प्रवासियों को बसों के जरिए उनके जिलों में भेजा है। इस दौरान सभी प्रवासियों के खाने की व्यवस्था की गई है, उनको लंच बॉक्स, पानी देकर बसों में बिठाया गया है ताकि उनको किसी तरीके की कोई समस्या ना होने पाए। वहीं इस पूरे मामले में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, एसपी अभिनंदन सिंह, जिला प्रशासन के अधिकारी विशेष सीमा पर विशेष नजर रख रहे हैं। वहीं कनवार बॉर्डर की सीमा का औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। इस वक्त मैं कौशाम्बी जिले के कनवार कौशाम्बी का बॉर्डर है, जो फतेहपुर कानपुर के जो बॉर्डर कौशाम्बी जिले के अंदर एंट्री की गाड़ियाँ होती हैं वो कनवार बॉर्डर पर रुकी हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं दिखाना चाहूँगा कि जो भी बसें और गाड़ियाँ आ रही हैं उनको पुलिस के द्वारा सारी गाड़ियों को रोका जा रहा है और उसकी जगह चेकिंग करने के बाद ही उसको सीमा के अंदर किया है। शासनादेश जैसे आया, प्रदेश सरकार का शासनादेश आया है जो कि प्रवासी मजदूरों को ट्रक के द्वारा, अन्य साधनों के द्वारा या पैदल न चलने दिया जाए, उनको बस के द्वारा उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया जाए। अगर बात करें तो यहाँ पर सीमाओं पर देखा जाता है कि कोई भी अगर प्रवासी मजदूर किसी अन्य साधन से जा रहा है तो उनको बसों के द्वारा भेजा जाए। जैसे कि मैं कैमरा मैन कहूँगा, पीछे कुछ बसें खड़ी हुई हैं कि अगर कोई प्रवासी मजदूर किसी अन्य साधनों के द्वारा आए तो उनको इन बसों में बैठा
के यथावत स्थान पे जिनको जहाँ जाना है उन तक भेजा जाए। और अगर आप देख सकते हैं शासन आदेश आने के बाद भी सीमाएँ हैं उनमें सख्ती भी हो गई, पूर्ण रूप से सील कर दिया गया। अब मैं कहूँगा ये दिखाएं कि देखिए जैसे कि ये सब बसें जो जा रही हैं इनको पूरा सघन चेकिंग करने कहाँ जा रही हैं, किस जगह से आई हैं और कहाँ जाना है, ये सारी पूछताछ के बाद वो बसें हैं और या तो कोई भी गाड़ियाँ हो या फिर किसी तरह का कोई भी 4 व्हीलर व्हीकल्स हो या 2 व्हीलर, उसको पूरी तरह से पूछताछ करने के बाद ही गाड़ी को आगे बढ़ने दिया जाता है। और इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो शासनादेश आया है कि ट्रक के द्वारा और अन्य साधन के द्वारा किसी भी प्रवासी मजदूरों को या पैदल न जाने दिया जाए, उसकी भी यहाँ सुविधाएं रखी गई हैं। प्रशासन के अगर जिलाधिकारी महोदय या एसपी महोदय की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने सारी सुविधाएं यहाँ रखी। यहाँ पर्याप्त पुलिस बल भी है कि जो भी अगर किसी और साधनों से प्रवासी मजदूर जाते हैं तो उनको रोक करके और यहाँ पे खड़ी हुई बसों पर बैठा करके भेजा जाए। और साथ में यहाँ पे कुछ भोजन के पैकेट्स भी रखे गए हैं कि अगर कोई भूखा हो तो उसको खाना उपलब्ध करवा करके उनको अन्य बसों के द्वारा भेजा जा सके और उनको सही सुरक्षा के साथ अगर पूरी गाड़ियों, क्योंकि ये सीमा ऐसी है कि दिल्ली, महाराष्ट्र और हर राज्यों से ये सीमा होकर प्रयागराज पहुँचती है और आगे जाती, तो इसलिए कटवार बॉर्डर पे इसको एक चेकिंग का पॉइंट बनाया गया है कि हर गाड़ी की चेकिंग करके आगे बढ़ाया जाए। और जब से अगर शासनादेश आया है कि किसी प्रवासी मजदूरों ट्रकों द्वारा अन्य साधनों द्वारा, तब से यहाँ तक और बढ़ा दी गई है। या कोई प्रवासी मजदूर ट्रक के द्वारा या अन्य किसी साधन के द्वारा पैदल जाता है तो उनको बस उपलब्ध करवा के उनको बस के द्वारा उनको उस बस में बैठा करके उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जाता है। आशीष पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, कोशाम। तो वहीं नोएडा से खबर, जहां पर डीएनडी पर लगाई गई यूपी परिवहन विभाग की सैकड़ों बसें और बस विवाद पर कांग्रेस पार्टी को साफ सरकार का संदेश है। यूपी सरकार को नहीं है गाड़ियों की जरूरत, पलायन करने वालों को घर पहुंचाने के लिए चलाई जाएंगी बसें। डिपो में खड़ी सभी बसों को बॉर्डर पर तैनात किया गया है, तो बस तैनात की गई हैं, डीएनडी पर खड़ी हैं ये बसें और जो भी मजदूर श्रमिक वहां पर पहुंच रहे हैं उनको बसों में बिठाकर उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। यूपी सरकार ने साफ संदेश दिया कि उनको बसों की जरूरत नहीं है, पर्याप्त बसें उनके पास हैं, रोडवेज की पर्याप्त बसें हैं, बसें भेजकर राजनीति ना करें, ये यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से लगातार बसों को भेजकर राजनीति की जा रही है। विनायक हमारे साथ, हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़ गए हैं। विनायक, इस वक्त जो तस्वीरें हम डीएनडी की देख पा रहे हैं, लगातार लाइन से बसें खड़ी हैं, बसों को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी में विवाद भी चल रहा है, अभी ग्राउंड पर स्थिति क्या है? जी, आपको बता दूं कि कुछ ही देर पहले जो है कांग्रेस की कम से कम 60 से 70 बसें जो है डीएनडी के पास में आ गई थी। फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन वहां पे इकट्ठा हो गया, भारी तादाद में पुलिस बल ने उन्हें साफ तौर पे मना कहा कि आपकी अनुमति जो है हमारे पास अभी तक आई नहीं है, ना ही कोई ऐसा लेटर आया है। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने सारी बसें को जो है वापस डीएनडी से दिल्ली की साइड में भेज दिया है। और फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी भी नोएडा के अंदर में उत्तर प्रदेश सरकार की बसें थी वो सारी की सारी बसें जो है डीएनडी बॉर्डर पर खड़ी कर दी है। और उन सबका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ के एआरटीओ का कि हमारे पास में इतनी जो बसें हैं यूपी सरकार की वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में है और किसी के लिए कम नहीं पड़ रही है। मजदूर जो आ भी रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उनको हम अपनी बसों के द्वारा अपने उनके होम टाउन भेजेंगे। फिलहाल जो है ये यूपी सरकार की जितनी भी बसें हैं वो डीएनडी पर लगा दी गई है और जो एआरटीओ है यहाँ का परिवहन विभाग है उनका साफ तौर पर कहना है कांग्रेस की बस हम नहीं लेंगे, हमारे पास में पर्याप्त बसें हैं और जो मजदूर आ भी रहे हैं तो हम उनको अपनी बसें के द्वारा छोड़ेंगे। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बस विवाद पर कांग्रेस पार्टी को सरकार का साफ संदेश है कि बसें पर्याप्त हैं, आने की जरूरत नहीं, बसें देने की जरूरत नहीं, हम तमाम मजदूर श्रमिक जैसे जैसे आएंगे उनको बसों में बिठाकर उनके घर तक पहुंचाएंगे। तो वहीं जौनपुर में आज 3 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए जाएंगे। जिले के रामपुर रामनगर के इलाके के हैं ये मरीज। तो जौनपुर के अंदर 3 मरीज कोरोना के जो डिस्चार्ज होंगे आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए जाएंगे। आपको बता दें कि जौनपुर में जिस तरीके से मरीज सामने आए थे, अब उसके बाद उनको डिस्चार्ज करने का काम किया जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे अब मरीज ठीक होते जा रहे हैं। फिलहाल जौनपुर में 3 मरीज ठीक हो गए हैं जिन्हें आज डिस्चार्ज किया जाएगा। रामनगर, रामपुर, जौनपुर के जो इलाके हैं वहां के रहने वाले ये मरीज बताए जा रहे हैं।